हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसके अंतर्गत दोस्तों 2022 का नोटिफिकेशन आया था। केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। तो अभी जो है कि इस समय हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ। आज का जो ये वीडियो स्पेशल वीडियो है दोस्तों, केवीएस टीजीटी के लिए। टीजीटी जो है कि स्पेशल है। टीजीटी में भाग 1 क्षितिज भाग 1 हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। क्षितिज भाग 2 आज हम पढ़ेंगे इस चैनल पे। और स्पेशल टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगाई हुई यह पुस्तक क्षितिज भाग 1 है, जो कक्षा 9 और पाठ्यक्रम में लगी हुई। ठीक है, इस समय वर्तमान समय में यह पुस्तक केवीएस एनबीएस के विभिन्न विद्यालयों में चलती है। तो उसी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में लगाई गई है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। उसी में आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत। आप देखिए, फर्स्ट लेसन ही पढ़ेंगे। और ये भी राष्ट्रीय शिक्षा जो है कि 2005 की रूपरेखा के पाठ्यचर्या के अनुसार बना हुआ है। और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे, जितने भी आप देखेंगे क्रम से पाठ्यक्रम में लगाया गया है। ध्यान दीजिए, ये देखेंगे इतना पूरा पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतने सारे चैप्टर लगाए गए हैं। खंड जो है कि गद्य खंड में आप देखेंगे प्रेमचंद के 2 बैलों की कथा है, राहुल शंकर तैंग लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत है, श्यामचरण दुबे उपभोक्ता की संस्कृति, जाबिर हुसैन सावले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री, देवी मैना को भस्म कर दिया, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना। और इसके अंतर्गत फिर आप देखेंगे इसका खंड जो है कि काव्य खंड भी है। आप काव्य खंड के अंतर्गत देखें कबीर, कबीर की साखियाँ, ललध्यक्ष, वाक, सवैया, कैदी और कोकिल, ग्राम, श्री चंद्रगहना से लौटती बेर, मेघ में आया यमराज की दिशा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी का है। उसी के अंतर्गत आज हम फर्स्ट जो है कि गद्य खंड से पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के जो है 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेमचंद का सामान्य परिचय, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। तो चलिए सबसे पहले आप जानिए मुंशी प्रेमचंद जी का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो सन 1880 बनारस में लम्ही गांव में हुआ था। ठीक, ये आप कक्षा 9th के विद्यार्थी हैं सीबीएसई से, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। बाकी तो टीजीटी के पाठ्यक्रम में केवीएस टीजीटी के लिए स्पेशल वीडियो बन रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया दोस्तों। कितनी छोटी सी उम्र रही, अब आप देख पाएंगे। तो आगे चलिए। फिर प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। पूछा जाता है मानसरोवर किसकी कहानी है, ये संग्रह है इनका। तो आप देखेंगे 8 भाग में है मानसरोवर। ठीक, याद रखिएगा। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। हंस पत्रिका कौन कौन सी है देख लीजिए, हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध, अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी प्रचुर मात्रा में किए। प्रेमचंद साहित्य की सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी को भी उद्गृत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। ध्यान दीजिए। ठीक है, विशेषता है उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक
किया है। अब थोड़ी सी भूमिका देखेंगे, जो है कि दो बैलों की कथा जो है उसके अंतर्गत क्या दिखाया गया है, आपसे संक्षेप में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ध्यान दें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशु भावात्मक संबंध, पशु के क्या है भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ध्यान दीजिए, अब चलेंगे दो बैलों की कथा की तरफ। ठीक, अभी आप जान गए कि 1936 में प्रेमचंद जी का जो है कि देहावसान हो गया था। तो इतने जो है महान लेखक कि आज हम यह कहानी पढ़ने जा रहे हैं, दो बैलों की कथा, जिसके माध्यम से उस समय के प्रगतिशील समाज का बहुत अच्छे से इन्होंने उसमें पदार्पण किया है। ध्यान दीजिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से हम एक कृषक के जीवन की आत्मीयता को पढ़ और जान पाएंगे। चलिए देखिए दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, यह इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन ठीक है, बहुत गरीब जानवर है, लेकिन इस कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध कभी नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई पड़ देती है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। दुख सुख, सुख दुख, हानि लाभ, सुख दुख हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुँच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ आप देखेंगे ना, भारतीयों की बचाने की स्थिति तो कोविड में भी आप सब देख लिए होंगे। इनके पास कितने ज़्यादा बैंक बैलेंस थे कि देश पे उतना बड़ा आपत्ति नहीं है जितना अमेरिका के पास था, समस्याएं थी कोविड के समय। वही यहाँ पे आप देखिए लेखक बताना चाह रहा है। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में बना दिया, मतलब गणना योग्य बना दिया, जिसकी वहाँ पे गणना की जाती है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी
अब देखिए दो बैलों की कथा ना। झूरी पूछा जाएगा आपसे पात्र कौन कौन है, ध्यान दीजिए। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, ठीक है, कम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में वो क्या थे, श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौला धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं, गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। कितनी अच्छी दोस्ती है झूरी के बैलों की। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें क्या क्या अच्छा लगा या बुरा, कैसे कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते, मतलब वो भी मारने का प्रयास करते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। इतना मतलब लगा हुआ था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिए। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपने मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को खनकियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में एक समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी दोस्तों, चरनी का मतलब होता है जहाँ पे बैल अपना खाना खाते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। इतना अच्छा काम किए थी कि सब लोगों ने कुछ न कुछ उनको खिलाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, उनका प्रतिवाद करने का है। किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों की खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वहीं हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला आया। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। एक भाग खत्म है, दूसरा चलेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बोला, ले चल। अब की उनमें दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसा पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया, मतलब उसका काम नहीं करना चाह रहे थे। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो कोई पकड़ाई में न आते। और ये आज भी आप भी देखते होंगे, आज के समय में गाय अगर घर से किसी तरीके से खूंटे से निकल गई है तो फिर वैसे ही दौड़ती रहती है, जैसे हीरा मोती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आगे आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी
1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। इसमें कुछ प्रेमचंद जी उर्दू भाषा का भी प्रयोग किए हैं दोस्तों। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की भी 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीयता हो गई थी। तो दोस्तों आज के लिए रहे यहाँ तक। कहानी थोड़ी बड़ी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।